यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी का महा मैराथन लेकर मैं आया हूं। और ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो पूरी तरह से आप हिंदी में पास हो जाएंगे। ठीक है, 25 नंबर हिंदी का आता है, जिसमें से आपको 22 नंबर मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सब्जेक्ट से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है कहानी और लोक कथा। कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या होती है? तो जो उपयोगिता होता है, कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है। जब किसी बालक को हम कहानी सुनाते हैं तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। कहानी विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यार्थियों को कहानी पसंद होने के क्या कारण है? तो मान लीजिए कोई बालक है, उसको क्यों इतना पसंद आता है कहानी? क्योंकि उसमें विद्यार्थियों को कहानी पसंद होने के कारण इस प्रकार हैं। कहानी से जो एकाग्रता व ज्ञान की प्राप्ति होती है वह मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों को कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और जो उसका ध्यान होता है कहानी पर ही होता है। कहानी और लोक कथा एवं कहानी में अंतर। तो विद्यार्थियों को लोक कथाओं को सुनाकर उनके मन को कहानी के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब यह है, अगर कोई बालक है उसको हम लोक कथा सुनाते हैं तो उसका जो मन होगा वो कहानी के प्रति बहुत ही जागृत होगा। ठीक है, उसके बाद किसी गांव की लोक कथाओं तथा महापुरुषों की जीवन कथाओं को कक्षा में सुनाकर विद्यार्थियों को लोक कथाओं के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। लोक कथाओं के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोचक प्रसंग क्या विशेषता होती है? देखिए, विद्यार्थियों को कहानी अथवा लोक कथा सुनाते समय किसी रोचक प्रसंग के बारे में कक्षा में जानकारी देनी चाहिए। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है तथा कहानी व लोक कथा के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। रोचक प्रसंग का मंचन करने से बच्चों के मन में रोचक कहानी व नाटक के भाव में नए नए प्रसंग उत्पन्न होंगे। रोचक प्रसंगों का स्वसर पाठन कराना चाहिए। इससे बच्चों के चरित्र का विकास होता है, साथ ही साथ उनकी मन शक्ति का भी विकास होता है ताकि वह उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभा सके। तो ये होता है रोचक प्रसंग। रोचक प्रसंग क्या होता है? जब हम किसी बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो बीच बीच में रोचक प्रसंग करते जाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों का ध्यान जो होता है कहानी के प्रति होता है। ठीक है, उससे उनकी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं। तो ये सब होता है। अगला क्वेश्चन है कि कहानी का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो कहानी का प्रमुख कौशल, उसमें जिज्ञासा होना चाहिए, कौतूहल जिसको बोलते हैं। ठीक है, कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का कौशल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेसन 2 आ गया। लेसन 2 है हमारा परिवेशीय विषय। ठीक है, देखिए परिवेशीय विषय से क्या तात्पर्य है? बच्चा सर्वप्रथम अपने शैशव काल में बोलना सीखता है। वह अपनी मातृभाषा में बोलना प्रारंभ करता है और धीरे धीरे उसी भाषा में वार्तालाप करता है। इसी प्रकार वह बोलते और वार्तालाप करती भाषा सीखने लगता है। हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा है। देश की अधिकांश जनता हिंदी बोलती है और लिखती है। भाषा शिक्षण मौखिक रूप से प्रारंभ होती है। मौखिक शिक्षण 2 प्रकार से होता है। शिक्षक व विद्यार्थी भाषा के द्वारा ही बोलते तथा वार्तालाप करते हैं। मौखिक ध्वनि के द्वारा एक दूसरे से भाव का आदान प्रदान करते। कहने का मतलब है कि परिवेशीय विषय यहाँ पर शब्द दिया गया है कि इसका मतलब है कि जब बच्चा को जन्म होता है तो पहले क्या करता है? वो बोलता है। ठीक है, बोलता है, अपनी मातृभाषा में बोलना प्रारंभ करता है और जब वह वार्तालाप करते करते क्या करता है? वो सीख जाता है। ठीक है, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा और देश के अधिकांश। देखिए, शिक्षक व विद्यार्थी किससे द्वारा बोलते हैं? भाषा के द्वारा बोलते हैं। और मौखिक ध्वनि के द्वारा क्या किया जाता है कि मौखिक ध्वनि मतलब आवाज़ के द्वारा हम एक दूसरे का मतलब भाव का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि एवं भाव के मध्य की ध्वनि क्या होता है? मैं यहाँ से काट कर बताऊँ। विभिन्न ध्वनियों में भिन्न भिन्न बल दिया जाता है। व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों के साथ ऐसे भाव की अनुभूति करता है। जैसे मन में भाव उठता है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। क्रिकेट भाव का केंद्र है। मन में कई भाव उठते हैं, उनमें से किसी भाव को जागृत किया जा सकता है। अपने भाव को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्द बोले जाते हैं तो उसे भाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिविधियों पर आधारित शिक्षण पर प्रकाश डालें। देखिए, गतिविधि का मतलब होता है कि जब कोई शिक्षक क्लास में पढ़ाने जाता है तो उस शिक्षक को गति बनाए रखना चाहिए। अर्थात उसके जो हाथ होने चाहिए, हाथ पांव चलते रहने चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि बच्चों का जो ध्यान होता है शिक्षक की ओर आकर्षित रहता है।
ठीक है। तो शिक्षण कार्यों के लिए अध्यापक की गतिशील रहना चाहिए, मतलब अगर शिक्षण कार्य करता है कोई अध्यापक तो उसे गतिशील रहना पड़ता है। वह स्वयं क्रियाशील रहता है तो शिक्षार्थियों को भी क्रियाशील बनाए रखना चाहता है। अर्थात जब शिक्षक गतिशील रहेंगे तो विद्यार्थी भी गतिशील रहेंगे। शिक्षण कार्यों में विधि उपयोग से मान लीजिए कि इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील है। यदि दोनों पक्षों में एक निष्क्रिय रहता है तो शिक्षण कार्यों में अवरोध आ जाएगा। अगर कोई शिक्षक है वो क्लास में पढ़ा रहा है, अगर वो नहीं पढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, शिक्षा जो होगी वो नहीं चल सकती है, मन नहीं लग सकता विद्यार्थियों का। ठीक है। यदि कठोर अनुशासन विद्यार्थी निष्क्रिय होकर भी कक्षा से बाहर नहीं जा पाता है तो विवश होकर कक्षा में बैठा रहेगा, उसका शरीर कक्षा में रहेगा परंतु मन कहीं और होगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा और वह विद्यालय से पलायन करने का मन बना लेगा और वह हो सकता है कि विद्यालय ही छोड़ दे। यह एक घातक प्रवृत्ति होगी। शिक्षण के अतिरिक्त भी विद्यालय परिसर में ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिनसे विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है। विद्यालय परिसर में शिक्षक के साथ विद्यार्थियों का संबंध, अन्य विद्यार्थियों के साथ संबंध, खेलों में उसकी रुचि, उपलब्धियों आदि का मूल्यांकन होता है। विद्यार्थियों की गतिविधियों का मूल्यांकन बाल सभा, वाद विवाद प्रतियोगिता मूल्यांकन किया जा सकता है। विद्यालय में बाहर की गतिविधियों में भागीदारी जैसे गांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक घटनाओं व स्व अनुभव पर चर्चा। दूसरा उसका उसी का हेडिंग है। तो अध्यापक को कक्षा में कहानी, कभी कभी विद्यार्थियों के समक्ष सामाजिक घटनाओं, मतलब कहानी के अतिरिक्त विद्यार्थियों को सामाजिक घटनाओं के बारे में बताना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसके साथ मतलब अध्यापक को कक्षा में कभी कभी विद्यार्थियों के समक्ष सामाजिक घटनाओं का वर्णन करना चाहिए, मतलब समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कि नहीं। जो शिक्षक है वो किताबी धुन पढ़ा कर चले जाए, उसके साथ साथ सामाजिक चीज़ को भी बताना चाहिए। घटना इस प्रकार होनी चाहिए कि जिनसे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रेरणा प्राप्त हो और उसको प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए, विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रेरणा प्राप्त हो। ठीक है। इस तरह से उसको सामाजिक घटनाओं के बारे में बताना चाहिए बच्चों को क्लास में। अगला चलते हैं, तीसरा चैप्टर है गद्य एवं पद्य। भाइयों मेरे साथ बने रहिए। ठीक है। मेरे चैनल का नाम है एग्जाम सर 5 चैनल। मैं बहुत मेहनत से इस चैनल को बनाया हूँ और मैं भी यूपी डीएलएड का ही छात्र हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई उद्देश्य होता है, वैसे गद्य शिक्षण के भी सामान्य उद्देश्य होते हैं। गद्य शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को मुहावरे, समासिक पदों आदि की जानकारी देना, छात्रों को व्याकरण के नियमों की जानकारी करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में सृजन शक्ति के विकास करना, छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। अब बात करते हैं कि गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है। देखिए गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है। गद्य में वाक्य विराम का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में गति एवं लय की भूमिका निभाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बीटीसी 2017 में पूछा गया था कि गद्य और पद्य में अंतर बताइए। ठीक है। और क्या होता है कि जब हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हम ही हों, जैसे टीचर हो गए या बच्चे हो गए, हम अपने भाव एवं विचारों को प्राय गद्य में ही व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो गद्य ही कहलाता है। ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला कि गद्य का अर्थ क्या होता है। देखिए गद्य का अर्थ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसी प्रयोजन में लिखित अथवा अलिखित रूप से प्रयोग किया जाए गद्य कहलाता है। यही आपको इतना लिखना है। गद्य साहित्य की एक मुख्य विधा है जिसका उतना ही महत्व जितना कि पद्य का। कहानी, नाटक, आत्मकथा, स्मरण, सम्मान, मुहावरे इत्यादि गद्य में ही लिखे जाते हैं। समस्त विषय गद्य में ही होते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी विषय, विज्ञान, गणित, ये सब किस चीज़ में गद्य के रूप में ही होते हैं, ना कि पद्य के रूप। अब बात करते हैं सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए सूक्ष्म पाठ का उद्देश्य मतलब जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा पाठ है, सूक्ष्म पाठ क्यों पढ़ाते हैं कि उसको छोटे से पाठ में अधिक जानकारी उसको मिल जाए। ठीक है। वही चीज़ है, मैं थोड़ा किताबी भाषा तो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को अपने दिमाग से कुछ बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करना, ठीक है, सूक्ष्म पाठ का उद्देश्य होता है।
और सूक्ष्म पाठ का मतलब होता है कि छोटे पाठ हो और उसके शब्दकोश में वृद्धि हो जाए, ठीक है। मुहावरे, सूक्ति हो इत्यादि का ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखे। तो मैं एक उपाय आपको बताता हूँ। मेरे जैसे देखिए मैंने 2 उपाय लिखे हैं। देखिए ऊ को दीर्घ, छोटा ऊ को दीर्घ, बड़ा ऊ बोलने का दोष। अतः ऐसे शब्द को उच्चारण बार अभ्यास करा दें, क्योंकि क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि छोटा ऊ को दीर्घ, बड़ा ऊ बोलने का दोष होता है। बच्चे से जब इस शब्दों को, इस अक्षर को जब बुलवाते हैं तो उसमें मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए इस सब अक्षरों को अभ्यास करना चाहिए। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रुत पाठ का उद्देश्य क्या है। द्रुत पाठ का मतलब होता है शीघ्रता से पढ़ना या बोलना नहीं का, शीघ्रता से पढ़ना। ऐसा समय की बचत होती है। शीघ्रता से हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो क्या होता है, समय की बचत होती है। तो इसमें द्रुत पाठ का उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी अध्यापक के आदर्श वाचन द्वारा उच्चारण आसानी से सीख लेता है। नंबर 2, उच्चारण करते समय उचित विराम, गति, यति तथा प्रत्यय इत्यादि का उपयोग करने से आदर्श वाचन का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। आदर्श वाचन करते समय अध्यापक को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। विराम चिन्हों का प्रयोग सही करना चाहिए। कठिन शब्दों के उच्चारण में होने वाली कठिनाइयों से भी राहत मिल सकती है द्रुत पाठ से। अगला क्वेश्चन अब अगला पाठ आ गया आपका स्वतंत्र अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति लास्ट लेसन 4 है। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, तो इसमें आपको बता दूं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाव एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वो अभिव्यक्ति होता है। अभिव्यक्ति को मानशुद्ध, स्पष्ट, अलंकृत भाषा में रचना का स्वरूप प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान बोलकर लिखे या प्रकाशित कर दिया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन, लिखित अभिव्यक्ति के साधन। मौखिक अभिव्यक्ति बोलना, विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, भाषण। जो भाषण व्यक्ति जब देता है तो मौखिक अभिव्यक्ति होता है, मतलब बोल कर जो किया जाता है वही मौखिक होता है। और लिखित मतलब जो लिख कर हम देते हैं, जैसे पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी, कविता लेखन, आख्या लेखन इत्यादि। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व लिखिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक में ही किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति, जैसे हम किसी चीज़ को जो पढ़ाते हैं तो बोलकर ही पढ़ाया जाता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति को सरलता से समझा जा सकता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो जो भूख प्यास की जो इच्छा होती है मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में वह प्रकट करता है। तो ये भी चीज़ हो गया कि मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या होता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। ये बीटीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही नटकुल्ला प्रश्न है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। देखिए चित्र पठन में क्या होता है कि बच्चों को चित्रों का ज्ञान देने के बाद प्रश्न पूछेंगे, मतलब कोई बच्चा है उसको चित्रों का ज्ञान, चित्र के माध्यम से ज्ञान दीजिए, फिर उससे प्रश्न पूछिए। दूसरा कहानी पाठ, बच्चों को गृह कार्य रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए उत्साहित करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि जाओ बच्चों आप कहानी बनाकर लाओ। उससे क्या होता है कि बच्चों में कहानी के प्रति उत्साहित होता है और उसकी भावनाएं जागृत होती है कहानी के प्रति। अगला क्वेश्चन है, अगला है कविता पाठ। कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर, अभिव्यक्ति तथा मस्तिष्क का विकास। कविता पाठ, जब हम किसी बच्चे को कविता पाठ करने के लिए कहते हैं तो इसके बच्चों के उच्चारण संबंधी में उसके उच्चारण का भी सुधार होता है, अक्षर अभिव्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी मिलती है तथा उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति विशेषताएं होती हैं। मौखिक अभिव्यक्ति विशेषताएं मैंने 3 लिखी है। बाणी ओजस्वी होनी चाहिए, भाषा मधुर तथा शीतल होनी चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए भाषा शुद्ध एवं ओजस्वी होनी चाहिए। लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, अपने विचारों तथा भावों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। बच्चा ध्वनि लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद लिखित रचनाओं का लिखना प्रारंभ करता है। कहने का मतलब यह है जब बच्चा सुनने लगता है तो क्या करता है, लिखता है, लिखित रचनाओं का लिखना प्रारंभ करता है। लिखित अभिव्यक्ति के अनेक रूप जैसे पत्र लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन, निबंध लेखन इत्यादि। अब पूछा जाता है कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व क्या होता है। तो लिखित अभिव्यक्ति का महत्व जैसे हम मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, विद्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन की लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा संभव होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या होते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है कि बच्चों में लेखन के प्रति उत्साह को जागृत करना, साहित्य के कोश में वृद्धि करना, चिंतन व मनन शब्दों में उपयोगी लिपि शब्द मुहावरों इत्यादि का चयन। लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियाँ जो होती है, लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधि मतलब लिखने की जो
विधि है उसी चीज़ को बताना इसमें। एक है रचनात्मक विधि। रचनात्मक विधि में क्या होता है कि इस विधि में अक्षर को अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं, फिर उन्हें जोड़कर अक्षर बनाना सिखाया जाता है, लिखित अभिव्यक्ति करना सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी विधि, इस पद्धति में प्लास्टिक गत्ते लकड़ी से निर्मित अक्षरों को दिखाकर बच्चों को पढ़ने लिखने का अभ्यास करा जाता है। तीसरा है पढ़ो लिखे विधि। इस विधि में पढ़ने का अभ्यास करा जाता है, फिर लिखने का। चित्र विधि में चित्र विधि द्वारा चित्रों के नीचे लिखे अक्षर दिखाकर बच्चों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुंदर लेखन के गुण। देखिए सुंदर लेखन गुण क्या, सुंदर लेखन मतलब सुंदर लिखने के गुण। आप सुंदर कैसे लिखेंगे? अगर अध्यापक कोई है बच्चों से सुंदर लेखन करवाने के लिए क्या कर सकता है, तो पहले उसको बैठने का ढंग बताएगा कि लेखन के समय बच्चों को सीधे बैठना चाहिए। अभ्यास, बच्चों को सुंदर और बार बार लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कागज और आँख से बीच की दूरी 10 से 12 इंच का फैसला होना चाहिए। अक्षरों की बनावट के अक्षर सुडौल अर्थात बड़े होने चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक लेखन का महत्व क्या होता है? किसी वस्तु, घटना, विषय या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौखिक ढंग से सोचते और जो विचार अपने मन में आता है, जिसे हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौलिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाता है। लेसन 5, तो लेसन 5 क्या है? ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का उल्लेख है। भाषा विज्ञान के विद्वानों का कथन है कि ध्वनि विज्ञान मानवीय वाग्यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण, विवेचन एवं वर्णन करता है। भाषाई ध्वनि वक्ता के वाग्यंत्र से उत्पन्न होती है तथा श्रोता के श्रवणेंद्रियों तक पहुँचती है। ध्वनि विज्ञान का मतलब होता है, क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई गुरु जी हैं, अगर वो गुरु जी जब बोलेंगे, ठीक है, तो उनके मुंह से ध्वनि निकलेगा। उनके मतलब भाषाई ध्वनि वक्ता के वाग्यंत्र से उत्पन्न होती है और श्रोता के श्रवणेंद्रियों तक पहुँचती है। मतलब जब कोई आदमी, कोई सर या कोई व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरे व्यक्ति के कानों में जाता है, उसके श्रवणेंद्रियों में पहुँचता है। ठीक है, यही होता है ध्वनि विज्ञान। अक्षर का अर्थ क्या होता है? जो नासवान है उसे अक्षर का एक क्वेश्चन पूछा गया है बीटीसी। अक्षर का अर्थ नाश ना होना, आ का अर्थ होता नहीं। ठीक है, शब्द की परिभाषा बताइए। अक्षर तथा वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। संकेत में जैसे शब्द का महत्व कहते हैं, शब्दों के द्वारा हम भाव को व्यक्त करते हैं। शब्दों के भाव, तो शब्द का एक महत्व हो गया। दूसरा महत्व क्या होता है? आज़ादी से लेकर आधुनिक युग तक व्यक्ति ने समस्त ज्ञान शब्दों के रूप में प्राप्त किया। शब्दों का वर्गीकरण देखिए 4 तरीकों से: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, इतिहास के आधार पर, व्याकरण की प्रक्रिया के आधार पर। अब अगला चलते हैं। अगला है धन्यात्मक शब्द किसे कहा? धन्यात्मक शब्द वे होते हैं जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते हैं। बस आपको इतना ही लिखता है, धन्यात्मक शब्द वे होते हैं जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते हैं और वे ही स्पष्ट रूप में समझ में नहीं आते हैं। अब बात करते हैं वाक्य के प्रकार। सरल वाक्य किसे? सरल वाक्य में एक ही प्रक्रिया होती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, ये सरल वाक्य। अब मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? एक मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य जब जुड़े होते हैं तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे घंटा बजते ही अध्यापक कक्षा में आ गए, विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन किया। तीसरा पढ़ रहे हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है? तो संयुक्त वाक्य आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है? यह वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें सरल और मिश्रित वाक्यों का मेल होता है। जैसे अध्यापक कक्षा में सन्नाटा व्याप्त हो गया। अध्यापक ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों की उपस्थिति नोट की और फिर पढ़ाना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है बीटी से 2019 फर्स्ट सेकंड 2015 पूछा गया था। 4 विराम चिन्हों का उल्लेख में होता। जैसे पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे विराट को बच्चे क्रिकेट का मसीहा मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण विराम हो गया। अर्धविराम क्या होता है? तो अर्धविराम देख सकते हैं स्क्रीन पर। अर्धविराम इस टाइप से होता है। वाक्य में छोटा विराम अर्धविराम कोमा लगा करते हैं। जैसे पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादियों को भेजकर हिंसा फैलाई, गोलियां चलवाई, भारतीय सैनिकों को हत्या करवाई। तो इसमें देख रहे हैं कि हर जगह यहाँ पर कामा लगाया गया। अल्प विराम किसी वाक्य में जब कुछ रुकना मतलब थोड़ा रुकना तो अल्प विराम लगाते हैं। जैसे ट्रेन के प्लेटफार्म पर रुकते यात्रियों की भीड़ को देखकर ट्रेन में घुसने का साहस ही नहीं हुआ और पीछे हटना पड़ा। चौथा है विस्मय बोधक। यह चिन्ह वाक्य के अंत में लगता है इस वाक्य में विस्मय का भाव। जैसे भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के मुकाबले श्रृंखला हार गई, ऐसा आशा न थी। तो यहाँ पर विस्मय बोधक हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रश्नवाचक। ठीक है, उक्त प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगता है। जैसे क्या सरकार महंगाई रोकने में असफल रही? तो आप फिर ठीक है, ये प्रश्नवाचक हो गया। अब देखते हैं निर्देशक का
सिंह देख सकते हैं निर्देशक का ये चिन्ह है, और योजक का चिन्ह इस प्रकार से, कोष्टक कैसे होता है, अवतरण किस तरीके से होता है, विराम चिन्ह इस तरीके से होता है, हास्य पद देख रहे हैं तो हास्य पद हमारा इस तरह से होता है। अब अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह, तो उक्त प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगा होता है, जैसे क्या सरकार महंगाई रोकने में असफल रही, तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं। हम अब पाठ पढ़ रहे हैं 6 उपसर्ग और प्रत्यय समासिक पदों की पहचान तथा प्रयोग। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दो, उपसर्ग कहलाता है। जैसे उपसर्ग मूल शब्द इसके जैसे अमर है तो अमर में आ, पहला शब्द आ लगा, मर मूल शब्द मर हो गया तो अमर पूरा हो गया, तो उपसर्ग लगने के बाद क्या हो गया? अमर हो जाएगा। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश सार्थक शब्दों के अंत में जुड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे मित्र तय प्रत्यय इसमें, धनवान वान प्रत्यय। प्रत्यय के प्रकार जैसे मान लीजिए एक प्रत्यय का जानते हैं कृदन प्रत्यय, क्रिया के अंत में जो शब्दांश लगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीटीसी में कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, क्योंकि मैं महामैराथन लेकर आ रहा हूँ और मैं पूरा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, 5 पार्ट पढ़ चुका हूँ, 6ठा पार्ट शुरू हो गया है। ठीक है, तो लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं आपको बताता हूँ गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि मेरा अगर आप हिंदी का ये पूरा वीडियो आप ये देख लिया तो आप 100% 25 में 22 नंबर बहुत आराम से पा जाएंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है कि उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से उत्पन्न होता है, उप प्लस स्वर्ग। प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना तो प्रतिध्वनि आए। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समास क्या है। देखिए समास जो होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने संचित शब्द को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। समास के भेद, समास के कुल 6 भेद होते हैं। तो पहला हम आपको भेद बताते हैं, अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास, इस समास का पहला पद अव्यय होता है और दूसरा अव्यय पद का रूप लिंगवाचन कारक के रूप में नहीं बदलता है, वैसे तो एक साथ आता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। जैसे अव्ययभावी समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। यथा शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन, आजीवन, जीवन। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे प्रिय, सबको प्रिय, हस्तलिखित, हस्तलिखित, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, सिर दर्द, सिर में दर्द। मतलब तत्पुरुष समास में क्या होता है कि समास में पहला पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने कहा कि सब प्रिय, सबको प्रिय, हस्तलिखित, हाथों से लिखित, मतलब हस्त से लिखित, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, सिर दर्द, सिर में दर्द। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। अब आता है तीसरा, कर्मधारय समास। ये कर्मधारय जो समास है, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। आपको केवल वहाँ पर पेपर में इतने लिखना है, जैसे मान लीजिए कर्मधारय समास किसे कहते हैं पूछा गया टीसी में, तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि इस समास में पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, चरण कमल, कमल के समान चरण, मुखचंद मतलब चंद्रमा रूपी मुख। द्विग समास क्या होता है? द्विग मतलब संख्यावाचक। द्विग समास का पहला पद संख्यावाचक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। 3 विभागों का समय, सप्ताह, 7 दिनों का समय। 5वां है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों समान रूप में प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी आप अगर मान लीजिए द्वंद्व समास के बारे में पूछा गया तो द्वंद्व समास का लक्षण बताया तो इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, दोनों पर प्रधान, जैसे माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, हानि या लाभ। 6ठा लास्ट समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है तथा उसके शब्दांश से शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, दस आनंद जिसका अर्थात कौन? राम। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका शिव। आपका बहुव्रीहि समास हो गया। चलिए आते हैं
संज्ञा का अर्थ बताते हुए संज्ञा के भेदों का वर्णन कीजिए। देखिए संज्ञा तो बहुत लोग जानते हैं, संज्ञा को मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। आप संज्ञा को हिंदी बताता हूँ, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। राम स्कूटर, दिल्ली प्रेम। प्रेम एक भाव है, दिल्ली कोई जगह है, स्कूटर एक वस्तु है, राम किसी का नाम है। तो किसी व्यक्ति राम हो गया, वस्तु स्कूटर हो गया, स्थान दिल्ली हो गया, भाव प्रेम हो गया, के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञाओं के जो भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं में किसी वस्तु व्यक्ति अथवा पशु के स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संग्रहालय, गृह, नगर, युक्ति, घोंसला, गुफा, पिंजड़ा इत्यादि क्या हमारे जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं में किसी वस्तु मतलब जानते हो व्यक्तियों अथवा पशु के स्थानों का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा होता है किसी वस्तु अथवा मनुष्य के गुणधर्म, व्यापार इत्यादि का बोध हो तो भाववाचक संज्ञा, जैसे शालीन, क्रोधी, नैतिक, चिकित्सक, थोक विक्रेता, अध्यापक इत्यादि। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम देखिए, सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्व माने होता है सभी, नाम माने संज्ञा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल फॉर, वह महान धर्म को जानते थे। ठीक है, थोड़ा सा अब चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वनाम का अर्थ हो सभी का नाम। अब आप ये सोचेंगे कि सभी का नाम एक कैसे हो सकता है। तो जब हम किसी के लिए वह तुम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसके अंतर्गत कोई भी और भी आ सकता है, जैसे वह लालू हो या कालू। ठीक है, समास को आप कैसे याद कर सकते हैं। समास को याद करने के लिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। अनाप शनाप। अनाप का मतलब आस होता है निश्चयवाचक, और नाश होता है निश्चयवाचक, पास होता है पुरुषवाचक, सास होता है संबंधवाचक, नाश होता है निजवाचक, पास होता है प्रश्नवाचक। तो आपको केवल एक ट्रिक याद करना, अनाप शनाप। ठीक है, अगला चलते हैं। अब बात करते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ। ठीक है, जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, जैसे कोई आया था, कुछ काम कर रहा होगा। ठीक है, यह निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है, ये, वो, वह। उदाहरण स्वरूप, ये भूत है, ये मेरी गुड़िया है, ये मेरा दोस्त है, वो तुम्हारे पास है। पुरुषवाचक सर्वनाम जब हम अपने दोस्त से किसी तीसरे की बात करते हैं, ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में, जैसे हम, अगर हम है तो उत्तम पुरुष हो गया, तुम मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में आ जाता है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो गुफा में रहता है वह सन्यासी है, जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। मतलब जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है। कहने का मतलब है कि जब एक सर्वनाम जो होता है दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में निजी जैसा प्रतीत होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा, अपने, आप, उसे निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम क्या पढ़ रहे हो। पहला क्वेश्चन है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। इसका मतलब क्रिया कार में होनी कहते हैं। विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ता है, मुल्ला जी प्रतिदिन मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। तो क्रिया के जो भेद होते हैं, देखिए कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 होती है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कम पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। रचना के आधार पर प्रेरणा पद्धति क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए अगला बात है, विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले सब विशेषण कहते हैं। जैसे मोदी जी कुशल प्रशासक है, विशेषण इसमें क्या कुशल। विशेषण के प्रकार जैसे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारे विशेषण
कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण बताने वाले को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जर्सी गाय कत्थई होती है, हंसमुख बच्चा स्वस्थ रहता है। एग्जाम्पल जर्सी विशेषण, हंसमुख विशेषण। चाय में चीनी कम है तो कम क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा विशेषण, मतलब ये कम विशेषण हो गया। रमेश के पास 12 पेन है तो 12 हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। सत्यम वहाँ खड़ा है तो वहाँ भी ये हमारा हो गया। फिर अगला आप देख सकते हैं, चलिए अगला देखिए, क्रिया विशेषण कैसे है? जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में चलता है क्रिया है, वह धीरे धीरे विशेषण है, मतलब विशेषण प्रश्न उत्तर देखिए। वचन किसे कहते हैं? शब्द का वह जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार का होता है, एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब इसमें एक का बोध हो, मतलब संज्ञा के जिस पद में एक अथवा एक जीव का बोध होता है। संज्ञा के जिस पद में दो से अधिक जीव का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, सड़कें, गलियाँ, पेंसिलें, कापियाँ, लड़के, बालिकाएं, बालिका इत्यादि सब मर के बहुवचन है। चलिए अगला आ गया आपका लिंग क्या होता है। लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष अथवा महिला होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुरुष एक लिंग स्त्री। जिसमें पुरुष जाति का बोध उससे पुरुष लिंग, जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, ठीक है। गाँव, मोहल्ला, लड़का, बंदर, कुत्ता, नगर, ये सब पुल्लिंग होता है। जैसे बंदरिया, चिड़िया, नदी, नाव, साइकिल, बालिका, कुतिया, झील, नहर, पेंसिल, रबड़, ये सब हमारा क्या है, स्त्रीलिंग होता है। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल क्या होता है? किसी काल का वर्तमान में होने का आभास होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है, भूतकाल क्रिया के बीते हुए समय में जब बोध होता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। सत्यम पढ़ते पढ़ते सो गया। भविष्य काल, यदि किसी कार्य को आगे चलकर करना तो इसे भविष्य काल का, जैसे सत्यम परिश्रम करेगा। यहाँ से क्वेश्चन यूपी BTC 2017 में पूछा गया था। अब आते हैं अगला, वाचन की आवश्यकता कहाँ पर होती है? वाचन, जो व्यक्ति अभी संसार में नहीं रहे उनके विचारों या उनके विषयों में जानकारी पुस्तकों को पढ़कर ही की जा सकती है और पढ़ने के लिए वाचन जरूरी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो संसार में नहीं है, मान लीजिए महात्मा गांधी संसार में नहीं, हमको उनके बारे में पढ़ना तो हम किस चीज़ की आवश्यकता होगी? पुस्तक की आवश्यकता होगी। और उस पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें क्या आवश्यकता होगी? वाचन की आवश्यकता होगी। दूसरा कभी किसी व्यक्ति को संदेश दूसरे तक पहुंचाना हो तो वाचन करके अन्य तक पहुंचाया जा सकता है। तीसरा है जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें कहानी, गीत आदि को जानना चाहते हैं तो उन्हें इस बात को जानने के लिए वाचन की आवश्यकता होती है। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। अब यहाँ पर आ गया कि मौन वाचन का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया था BTC 2016 फर्स्ट सेकंड में पूछा। मौन वाचन का अर्थ क्या होता है? मौन वाचन का अर्थ इस प्रकार है, मौन का अर्थ होता है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात ना होना पाए कि क्या पढ़ा जा रहा है, उसे हम मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन से महत्व है तो मौन वाचन के द्वारा किसी भी अंश को गहराई तक पहुँचा जा सकता है। इसका महत्व प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर महत्व बढ़ रहा है। मौन वाचन व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बाधा भी नहीं पहुंचा सकता है। मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों द्वारा किसी बात को स्वयं समझने हेतु प्रेरित करना, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु को गहराई से समझने हेतु प्रेरित करना, ये हमारा मौन वाचन का उद्देश्य होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं तो वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किया जा सकता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, विधेय होता है। उद्देश्य कहते हैं किसी वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाए उद्देश्य कहते हैं। विधेय मगर उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान है, रोहित शर्मा हमारा उद्देश्य हो जाता है, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम का भारतीय कैप्टन है तो हमारा विधेय हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि पद कर्म किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस और भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाने को पद क्रम कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस एक जीवित तो देश को बहुत और अधिक हो, पद जो क्रम है सही से नहीं है, मैंने यहाँ पर सही से बनाया है। सुभाष चंद्र बोस जीवित रहते तो देश की स्थिति कुछ और भी होती, ठीक है। तो
शब्दों को सही रूप में करना ही क्या कहलाता है? पद कर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और 10वां पार्ट है, लास्ट पार्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ हिंदी का। अगर आप मेरा इस वीडियो को पूरा अगर वीडियो देख लेंगे, ठीक है, तो आप यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हिंदी में आप 25 में 22 नंबर जरूर लेकर आएंगे, ये मेरा वादा है। पत्र लेखन और मौलिक लेखन। पत्र लेखन लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, जब कोई व्यक्ति होता है, जब वो पत्र लिखता है तो क्या होता है, आज के युग में अगर देखा जाए तो तकनीक चल गया है, ठीक है, दूरसंचार चल गया है, मोबाइल चल गया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि दूरसंचार का माध्यम, ठीक है, यद्यपि आज का युग तकनीकी का युग दूरसंचार का माध्यम है, पत्र के द्वारा गैरों को अपनाया जा सकता है, पत्रों द्वारा मेल जोल हो जाता है। पत्र लिखते समय सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। इसमें भाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मित्र को पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे एवं अपर अध्यापक को भी। मौलिक लेखन का महत्व लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक लेखन को देखिए। मौलिक लेखन के दो पक्ष होते हैं, बाह्य पक्ष या यांत्रिक पक्ष, दूसरा आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष में वर्तनी, विराम चिह्न, वर्ण आदि का गठन होता है, वही आंतरिक पक्ष जिसे मौलिक का व्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना, तर्क, चिंतन शक्ति का विकास हो। यह कार्य प्रवेश से संबंधित विषयों पर कराया जाना चाहिए। प्रारंभ में ऐसे विषयों पर लिखना चाहिए जिसका लिखने वालों को अनुभव हो, जैसे चित्र, घटना, प्रसंग आदि। प्रारंभिक कक्षाओं में यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चा अपनी कल्पनाओं को लिपिबद्ध कर सके, इससे उसकी चिंतन एक नई दिशा मिलती है। अगला क्वेश्चन लास्ट वाला, किन्हीं दो विषयों पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए निबंध लिखना हो गणतंत्र दिवस पर, पुस्तकालय पर, खेल कूद की उपयोगिता पर, हमारा राष्ट्रीय पर्व, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उस पर लिखिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाइयों, ठीक है। तो आपका हिंदी का मैराथन था, जो कि हिंदी मैराथन आपका मैंने समाप्त कर दिया एक ही वीडियो में। बहुत से यूट्यूब चैनल ने क्या किया कि उसका अनेक पार्ट बनाए हैं, वो पार्ट जो कि अच्छा नहीं है। मैंने एक ही वीडियो में सारे पार्ट को, 10 पार्ट हैं, 10 पार्ट को मैंने पढ़ा दिया अच्छी तरीके से। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।